डॉक्टर अंजलि दिस साइड। तो आज इस न्यू सीरीज में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग बात करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ये 4-5 पार्ट्स में लेके आने वाली हूँ इसके वीडियोस, जिसमें हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, लेमन लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। ओके, इसके अलावा सॉल्ट से इसका क्या रिलेशन है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुझे नमक खाना है कि नहीं खाना है, कि क्या करना है। तो मैंने आज इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और इनके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं। थोड़ा सा चलिए हम बात करते हैं। सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द PDF ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। उसमें भी वहाँ पे ऐसा लिखा गया कि हाइपरटेंशन इज़ द नंबर 1 हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर इन इंडिया। सो 1 in 3 एडल्ट्स, अगर मैं 3 लोगों को खड़ा कर दूं तो उनमें से किसी एक को हाइपरटेंशन ज़रूर होगा। सो इट इज़ अ नंबर 1 ग्लोबल किलर, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी लोगों को अब हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट ही इसलिए किया था क्योंकि लोगों में काफ़ी अनअवेयरनेस है, लोग इसको सीरियसली आज भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कई लोग ऐसे गूगल में डालते हैं और उनको काफ़ी अलग अलग गाइडलाइंस आती हैं और समझ नहीं आता कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूं, कौन सा क्या करूं, सबकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी तक की 4 गाइडलाइन हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए दी गई हैं। दैट इज़ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कि 2017 में आई थी। देन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस अपनी हैं। फिर नाइस 2019 में आया था एंड रिसेंटली अभी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस आई हैं 2020 में। तो मैं आपको ये बता, इनमें क्या है डिफरेंस और आगे क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट दी ब्लड प्रेशर। तो कोई भी ब्लड प्रेशर, सबसे पहले आप उसे कंपेयर करें एक गुब्बारे की तरह। जैसे आपको सामने ये हार्ट दिख रहा है, आप ये समझ लो कि ये एक गुब्बारा है, मैंने इसमें हवा भरा, हार्ट में खून जा रहा है। ओके, जितना जो प्रेशर उस हवा से उस गुब्बारे में हो रहा है वो प्रेशर ब्लड प्रेशर है। ओके, वो वहाँ तो हवा थी, यहाँ पे ब्लड है, इसीलिए ब्लड का प्रेशर कह दिया, इट इज़ ब्लड प्रेशर। सो इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहले होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, एक सिंपल मैकेनिज्म है कि हार्ट हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो जो भी गंदा ब्लड होता है हमारी बॉडी में, जो कि पूरी बॉडी में रहता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, वो गए, अब वो ख़त्म हो गए, वो ब्लड ख़राब हो गया, तो अब उस ब्लड को हम क्या करेंगे, वो वापस हार्ट में आएगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में वापस, हमारे हार्ट में वापस आता है। हार्ट से वो लंग में जाता है जो कि फेफड़ा कहलाते हैं। फेफड़ों से वो वापस हमारे हार्ट में जाएगा और वहाँ से वो लंग में गया, ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उसमें आया ब्लड में, फिर वो हमारे हार्ट में आया और हार्ट से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला गया। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, ये आर्टरीज के थ्रू होता है जो हमारी बॉडी में रहते हैं, जो कि पाइप से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अगर वापस आने में या जाने में जो आर्टरीज पेरीफेरी में प्रेजेंट हैं, वो उन पे जो प्रेशर हो रहा है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कि मेरा दिल एक बार धड़का, उसमें कितना ब्लड फ्लो हो गया एक बार में, ठीक है। एंड हार्ट रेट क्या होता है कि पर मिनट में मेरी दिल की धड़कन कितनी थी, दैट इज़ 72 पर मिनट के हिसाब से इसको नॉर्मल माना जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है कि उस ब्लड से आर्टरीज की वॉल्स पे कितना प्रेशर हुआ। सो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किन चीज़ों में बढ़ जाता है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है बॉडी में, लेकिन अगर मेरी बॉडी की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, दैट इज़ अगर आपने एक्सरसाइज किया तो ब्लड ज़्यादा चाहिए, आपको अनीमिया है, आपको थायराइड है, इन सारी कंडीशंस में ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया।
हार्ट रेट ज़्यादा है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, काफ़ी दूसरी चीज़ों में होता है, उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जब आप आफ्टर 60 to 80 ईयर्स देर इज़ अ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज। जो आपकी आर्टरीज की वॉल होती हैं वो सॉफ्ट नहीं रहती हैं, वो धीरे 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 एज के हिसाब से थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। हार्ड हो गया तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया, ब्लड फ्लो जो है बड़ी मुश्किल से हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो कई लोगों में या ओल्ड एज में अपने आप बढ़ जाता है, विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। ओके, नाउ ब्लड प्रेशर होता क्या है ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो जो ऊपर का होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसका मतलब होता है कि मेरा हार्ट जब काम कर रहा है तब आर्टरीज में कितना प्रेशर है। ओके, एंड जो नीचे वाला होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो आर्टरीज का प्रेशर मेजर करता है जब मेरा हार्ट रेस्ट कर रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर हम ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करते हैं दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। इट शुड बी लेस देन 40 मिलीमीटर मर्करी। इफ इट इज मोर देन this, that is increase of 10 millimeter of mercury, there could be a chance of cardiovascular risk। cardiovascular risk में क्या आ जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है जो कि आपको ब्रेन को अगर इफेक्ट किया, हार्ट में अगर हुआ तो हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा अगर किडनी में इफेक्ट करेंगे। अब आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, बट ऐसी कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि ब्लड प्रेशर लेना कैसे है। क्योंकि अगर आपका पोस्चर गलत है, अगर आपका लेने का तरीका गलत है तो आपका ब्लड प्रेशर भी गलत ही आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यू शुड रिमेंबर कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया तो कि मैम मेरा ब्लड प्रेशर लेना है, या आपके घर में भी अगर आप किसी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसको बोलना है कि आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, रिलैक्स। ओके, उसके बाद आपको उस पेशेंट का पोस्चर चेक करना है, चेयर पे बिठाना है, बैक को सपोर्ट करना है। आपका जो हाथ होगा, जो आपका कफ यहाँ पे बंधेगा, दैट कफ शुड बी एट द लेवल ऑफ योर हार्ट। आपका हाथ ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको बातें नहीं करनी है, एकदम उस पेशेंट या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको एकदम शांति से बिठा के करना है। इसके अलावा आपके जो पैर होंगे वो क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड ऑन दी फ्लोर, ऐसे लटके नहीं होने चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लैडर जो है वो खाली होना चाहिए। तो इसके बाद आपने पेशेंट का या रिलेटिव का पोस्चर देख लिया, अब हम उस पेशेंट की रीडिंग लेंगे 5 मिनट के बाद। मैंने उस पेशेंट की 2 रीडिंग लेनी है। पहला मैंने रीडिंग लिया, पेशेंट की आई 120/80। आफ्टर 1 मिनट, मिनिमम जो टाइम होगा वो 1 मिनट का होना चाहिए। अगर मैंने दोबारा उसकी रीडिंग ली तो उस पेशेंट का आया 130/90। मुझे इस पेशेंट की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कंसिडर करनी है, दैट इज़ इस पेशेंट का बीपी 120/80 होगा, ना कि 130/90। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हम गलत पोस्चर में रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो चलिए जानते हैं कि कितना बढ़ा हुआ आता है। अगर मेरा बैक सपोर्टेड नहीं है तो ब्लड प्रेशर 6 मिलीमीटर बढ़ा हुआ आएगा। सो इफ़ योर ब्लड प्रेशर इज़ 120 एंड योर बैक इज़ नॉट सपोर्टेड, 6 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर आपका हाथ आपके हार्ट के लेवल पे नहीं है तो देयर मे बी इंक्रीज ऑफ 10 to 12 मिलीमीटर ना। अगर आपके लेग्स जो हैं वो क्रॉस्ड हैं तो 2 से 8 मिलीमीटर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने कैफ़ीन लिया है लास्ट 1 आवर में, दैट इज़ कॉफ़ी, काफ़ी लोग एडिक्टेड हैं आज हमारी सोसाइटी में। इफ़ यू आर अ स्मोकर, आपने आधे घंटे के पहले ही या आधे घंटे में ही अगर आपने स्मोकिंग करी है तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है।
इसके अलावा अगर आपका जो कफ है, जो बीपी मशीन का, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो देयर मे बी इंक्रीज ऑफ 10 to 50 मिलीमीटर आपका ओवर एस्टिमेट हो सकता है, आपको हाइपर टेंसिव घोषित किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा आप काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि मैं इनके बारे में आगे बात करूँगी। नाउ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि सबको हाइपरटेंशन की डेफिनेशंस बतानी है, टाइप बताना है, क्योंकि ये आपको गूगल में, बुक्स में, सब जगह मिल जाता है। बताने का मकसद ये है कि स्क्रीनिंग, जो कि अभी भी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग को हमारे यहाँ नहीं रखा गया है कि जैसे कि पैप स्मीयर होते हैं, डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग होती है, वैसे हाइपरटेंशन के लिए अभी कोई ऐसी स्क्रीनिंग नहीं है जो कि रिकमेंड की गई है। बट इफ़ यू आर मोर देन 18 ईयर्स, आप एक बार जाके अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं। आपको चेक कराना चाहिए कि मेरा बीपी कितना है। इफ़ योर एज इज़ मोर देन 50, अगर आप 50 साल से ज़्यादा के हैं, आपको आज तक ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हुई, तो आप अपना ब्लड प्रेशर जाके चेक कराएं। हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एज रिलेटेड हाइपरटेंशन भी होता है। अगर आप मोटे हैं, आपका BMI बढ़ा हुआ है, इफ़ इट इज़ मोर देन 30 अकॉर्डिंग टू इंडियन डेटा, तो आपको जाके चेक कराना चाहिए। इफ़ यू आर डायबिटिक, आप स्मोकर हैं, वेदर करेंट और क्रोनिक, आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की हिस्ट्री है, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एंड स्ट्रोक, इफ़ देर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, आपके परिवार में दादाजी, नाना जी, नानी, किसी को भी अगर है, तो आप जाके ये हाइपरटेंशन ज़रूर चेक कराएं। सो ये एक स्क्रीनिंग का डेटा है जो मैंने नेशनल हेल्थ मिशन से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने ये रिकमेंड किया हुआ है, बट आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं। सो इफ़ अगर आपने चेक कराया एक बार मेरी ये वीडियो देखने के बाद, तो आप याद रखें कि अगर आपका बीपी लेस देन 130/80 आया है, तो आप हर 2 साल में अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं। अगर आपका जो सिस्टोलिक वो 130 से 139 के बीच में आया है एंड डायस्टोलिक इज़ बिटवीन 80 to 89, आप हर एक साल में अपना चेकअप कराएं, वो हाई नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 है, काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज टेबल, कि आप ये चीज़ याद रखें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने खुद के लिए, कि आपको कब कब चेक कराना है। सो अगर आपका सिस्टोलिक मोर देन 140 है एंड डायस्टोलिक इज़ मोर देन 90, दिस इज़ हाइपरटेंसिव। कंफर्मेशन नहीं है, बट इट कुड बी हाइपरटेंशन। आपको हर एक से 2 हफ्ते में चेकअप कराना चाहिए जब तक वो नॉर्मल नहीं आता। इफ़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर, इट इज़ मोर देन 160 and diastolic is, I'm really sorry, this table is wrong, मैंने नीचे भी सिस्टोलिक कर दिया है, बट इट इज़ डायस्टोलिक, दैट इज़ मोर देन 100 मिलीमीटर। तो आप अगर किसी पेरीफेरल एरिया में हैं, आपके आसपास कोई PHC है, तो आप PHC में जाके अपना चेकअप ज़रूर कराएं। एंड इफ़ योर सिस्टोलिक इज़ मोर देन 180 एंड अगेन सेम मिस्टेक, डायस्टोलिक इज़ मोर देन 110, यू शुड गो टू PHC, CHC और हायर हेल्थ सेंटर्स जो भी आपके आसपास होंगे ना। अब मैं कोई पेशेंट आया तो मैं उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाऊंगी कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है। मैंने पेशेंट को बुलाया, सपोज पेशेंट आज मेरे पास आया, मैंने पेशेंट के 2 रीडिंग लिया। पहले पेशेंट का आया 130/90, सेकेंड रीडिंग पेशेंट की आई 140/90। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 130। मुझे 2 रीडिंग तो लेनी है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट 1 से 4 हफ्ते के बाद मैं उसको बुलाऊंगी कि आप अगले महीने फिर आना, मैं आपका फिर से चेक करूँगी कि आपका रीडिंग कितना था, या अगर और ज़्यादा है तो हम इतना वेट नहीं करते, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ इन बिटवीन और लेस देन 160, तो हम एक सेकेंड रीडिंग लेना प्रेफर करते हैं। हम उसको 1 महीने के बाद फिर से बुलाएंगे, फिर से उसकी रीडिंग लेंगे, एंड इफ़ द वैल्यू इज़ रेस्ड तो हम उसको कंफर्म केस ऑफ हाइपरटेंशन में डॉक्यूमेंट कर देते हैं। नाउ एक्सेप्ट अब पेशेंट इमरजेंसी या अर्जेंसी में आया है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 160/110 है, तो मुझे पेशेंट को भेजना नहीं है, दिस इज़ एन इमरजेंसी, इसमें पेशेंट का ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है।
and consider him her as hypertensive. Now एक गाइडलाइन, नाइस गाइडलाइन के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली 2022 में आई, उनका ये कहना है कि इफ़ आपका जो टारगेट गोल होना चाहिए, तो जितनी भी गाइडलाइंस आई जिसमें कोई भी कितने भी डिफरेंस होंगे, किसी में स्टेजिंग है किसी में स्टेजिंग नहीं है, वन थिंग इज़ इन कॉमन कि सबका जो टारगेट गोल है बीपी का, दैट इज़ लेस देन 130 मिलीमीटर सिस्टोलिक and less than 90 millimeter diastolic, and if patient is more than 80, the systolic less than 150 millimeter considered. Now 130 तो मैंने आपको बताया, बट नाइस गाइडलाइन ने लेस देन 140-90 को भी कंसिडर किया है टारगेट गोल में. नाउ दीज आर दी हाइपरटेंशन ग्रेडिंग, जो कि ग्रेडिंग अमेरिकन एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं या यूरोपियन सोसाइटी की जो गाइडलाइंस है उसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हम इंडियंस इसको फॉलो करते हैं ये ग्रेडिंग सिस्टम. सो इफ़ योर सिस्टोलिक इज़ 140/159 एंड डायस्टोलिक इज़ 90-99, that is grade 1 hypertension. If your systolic is 160, say 179, and diastolic is 100-109, this is grade 2 hypertension. अगर आपका सिस्टोलिक मोर देन 180 है और नीचे का बीपी इज मोर देन 180 और अबव 110 एंड अबव, इट इज़ ग्रेड 3 हाइपरटेंशन. नाउ आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड से आप ऐसा याद करें कि इसमें ऊपर का बीपी बढ़ेगा बट नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है. सो जो ऊपर का बढ़ेगा दैट इज़ मोर देन 140 मिलीमीटर. हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लड प्रेशर दोनों में मोर देन 160 मिलीमीटर बाय 110-120 होता है, बट डिफरेंस क्या है कि अर्जेंसी में देयर इज़ नो ऑर्गन डैमेज येट. ओके, आपका रिवर्स होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ऑर्गन डैमेज अभी नहीं हुआ है, बट वंस ऑर्गन डैमेज हैपेंड वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज आ जाती हैं. सो दिस इज़ बैड लक कह सकते हैं आप कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स नहीं आते अनटिल अनलेस देयर इज़ अ डैमेज. तो अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं कार्डियक के या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, स्ट्रोक जो कि मोस्ट कॉमन होता है इसमें, रीनल डिसफंक्शन, किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 साल से बीपी की बीमारी थी और आपको पता नहीं चला. सिम्टम जो आते हैं वो 5 साल के बाद आते हैं. तो सो इफ़ देर इज़ अ ऑर्गन डैमेज इट इज़ अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. नाउ हाई ब्लड प्रेशर इज़ क्लासिफाइड एज 2, जिसमें पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी का मतलब होता है कि कोई आपको पहले से बीमारी नहीं है. हाइपरटेंशन आपका लाइफस्टाइल फैक्टर, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, इन सब की वजह से आपकी बॉडी में है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है का मतलब सेकेंडरी, कोई बीमारी आपकी बॉडी में है उसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन बढ़ गया है, whether it is kidney disease, endocrine disorders, and female who are taking OCPs, that is oral contraceptive pills. So this is highly recommended for the females who are taking OCPs कि आपको अगर हर महीने जाके अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए इसके पहले कि वो मोर देन 160/110 और 20 हो जाए. सो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो प्राइमरी वाले होते हैं, दैट इज़ 90-95%. तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि डू आई नीड टू टेक टैबलेट्स, और कितना लंबा लेना पड़ेगा मुझे ये टैबलेट. तो पहले काफ़ी इंस्टीट्यूट में सब में अलग अलग है कि कई जगह मोर देन 140 में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बहुत विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. अगर आपका 130 to 140 के बीच में है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाता है. और लेकिन इनकी टैबलेट्स जो होती हैं यू शुडंट स्टॉप, आपको इनकी दवाइयाँ लेनी हैं, डॉक्टर आपको जैसे बोलेंगे आपको उसको खाना है, अपने मन से गूगल ज्ञान या अपना दिमाग नहीं लगाना है. नाउ विल द टैबलेट्स कॉज हार्म? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है. यू शुड टेक टैबलेट्स. ओके,
नाउ व्हेन टू टेक टैबलेट्स, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं. सो इफ़ योर सिस्टोलिक इज़ लेस देन 140 एंड डायस्टोलिक इज़ 90 मिलीमीटर, कुछ लोगों में मेडिसिन दी जाती है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, बट बहुत से लोग इसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिकमेंड करते हैं. इफ़ योर बीपी इज़ इन बिटवीन 140 टू 160, 6 मंथ का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोल के विथ मेडिसिन आपको घर भेज देते हैं. बट इफ़ योर बीपी इज़ मोर देन 160/100 और देर इज़ अ ऑर्गन डैमेज मतलब सिम्टम आ गए ना भाई, लिवर डैमेज हुआ तो आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ गए, आपने LFT कराया है, SGOT PT बढ़ा हुआ आ गया आपका किडनी डैमेज है तो माइक्रो एल्बुमिन बढ़ा हुआ आ जाएगा, आपका सीरम केराटिनिन बढ़ा हुआ आ जाएगा. सिमिलरली काफ़ी टेस्ट होते हैं इसके लिए, तो वो आपके डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि क्या कराना है. तो यहाँ पे मेडिसिन जो है वो तो लेनी ही पड़ेगी आफ्टर 160/100. काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आजकल जो इतनी सडन डेथ हो रही है काफ़ी यंगस्टर्स में हो रही है, क्योंकि हाइपरटेंशन है हमारी सोसाइटी में बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इफ़ यू आर टेकिंग आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथीज़, काफ़ी पैथीज़ हैं जो कि लोग लेते हैं इसके लिए. बट इफ़ योर बीपी इज़ मोर देन 160/100, मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ असर नहीं करेगा. यू हैव टू टेक एलोपैथी, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी. होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ये सब असर करता है पहले जब आपका बीपी 160 से कम है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी थिंग, बट दिस इज़ अ फैक्ट. देयर इज़ अ स्टडीज़ कि आफ्टर 160 आपका ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिससे आपका बीपी कम करना है. बट जो बीपी है वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा कम एक बार में नहीं किया जाता है, बिकॉज इससे ज़्यादा होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा और फिर उसके अलग चीज़ें हो जाएंगी, विच आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. चलिए, तो काफ़ी लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. क्या होता है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? हर किसी में डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वेदर इट इज़ हार्ट अटैक, कुछ भी हो गया, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, इवन आफ्टर कोविड काफ़ी लोग कहते हैं अरे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करनी है. सो व्हाट आर दोज? सबसे पहले, इफ़ यू आर अ स्मोकर, लेट मी टेल यू कि आपकी एक सिगरेट से आपका 6 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो आप दिन में अगर आप पूरा पैकेट ले रहे हैं तो आप सोच लें कि आपका बीपी कितना होगा. नाउ डायबिटीज़ ऑल्सो प्रिसिपिटेट दी हाइपरटेंशन. सो इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव और नॉट, आपको अपना फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो चेक कराना है. इट शुड बी लेस देन 80. अगर 160 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, आपको हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड थिंग कि आपको अपने पेट का मोटापा देखना है. इट शुड बी लेस देन 80 सेंटीमीटर इन मेल्स एंड फीमेल्स में ये 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर्स. नाउ मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल, अल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं. दैट कि अगर आप 5 पैग लेते हैं 1 घंटे में, सो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 पैग कंटेन्स 30 ml ऑफ अल्कोहल. सो अगर आप 1 घंटे में 5 पैग ले लेते हैं एंड अगर आप 6 पैग ले रहे हैं एक पूरे दिन में, तो आपके हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो रिकमेंडेड डोजेस जो इसके होते हैं दैट शुड बी लेस देन 80 ml पर डे, लेस देन 240 ml पर डे एंड लेस देन 30 ml पर डे. बट बेटर टू अवॉइड इट. आप अगर क्विट कर सकते हैं तो आप क्विट ही कर दें बिल्कुल अगर आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है. बिकॉज आप इतना ज़्यादा लेते हैं, बिंज अल्कोहलिज्म हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए काफ़ी बुरा होता है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है. नाउ काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया कि 18 ml पर डे अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. इट मे प्रिवेंट हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, इवन स्ट्रोक. नाउ कमिंग अप टू लिपिड प्रोफाइल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वेदर इट इज़ ट्राइग्लिसराइड जो कि बुरा है, और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कम है, आपका LDL बढ़ा हुआ है, तो मतलब आपको तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए. इसमें आपका डाइट आ जाएगा, विथ एक्सरसाइज आ जाएगा. ओके,
इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं हम वॉकिंग के बारे में कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पसंद नहीं है, रनिंग करना पसंद नहीं है, अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव। सो आपके लिए एक सिंपल है, 80 मिनट्स आप अपने मोबाइल में टाइम चलाएं, 80 मिनट आप एक दिन में चलें, 80 मिनट टुकड़ों में आप पर वीक, हफ्ते में 80 मिनट आपको मतलब फास्ट वॉक करना है। वो 80 तो अलग है जिसमें आप स्लो स्लो सोते सोते वॉक करेंगे, बट 80 मिनट्स आपको फास्ट वॉकिंग करनी है पर वीक। तो लेट मी टेल यू कि अगर आपका 10 किलो वज़न कम हो गया तो आपका 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो हाउ इफ़ेक्टिव इज़ दिस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप काफ़ी स्टडीज़ हैं इसके बारे में, आप जाके देख सकते हैं। अब हमने इतनी बातें कर ली कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? अब आप इस डायग्राम में देखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, हार्ट अटैक, किडनी डिसीज़ हो सकती है, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। इसमें सडन कार्डियक डेथ जो इतनी ज़्यादा आजकल हो रही है क्योंकि हमें ब्लड प्रेशर पता ही नहीं है हमारा। तो अगर हम यंगस्टर्स हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता है। आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, देयर इज़ नो नेवर इन मेडिकल फील्ड। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेक्शुअल डिसफंक्शन। सो इफ देर इज़ अ इम्प्रॉपर पेनाइल इरेक्शन इन मेल्स, आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर जाके ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्लॉट हो सकता है आर्टरीज़ में, नियर बाय आर्टरीज़ में, इवन आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है काफ़ी सीवियर। सो आप लास्ट लाइन में दे सकते हैं कि सैडली दीज प्रॉब्लम्स मे हैपन वेरी सडनली विदाउट वार्निंग, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। नाउ इफ़ आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प इट माई सेल्फ? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगर मैं अभी तो मैंने बता दिया कि प्रिवेंशन क्या है। अगर मुझे बीपी है, एक्सरसाइज तो करना ही करना है, स्मोकिंग क्विट करनी है, क्विट अल्कोहल, एनिमल फैट छोड़ना है, इवन कॉफ़ी। हाँ, कॉफ़ी में आप अगर लेना चाहें तो आप 1 या 2 कप ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ओके। एंड ईट लेस सॉल्ट रिकमेंडेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। नाउ WHO recommended less than 5 grams per day of salt intake। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, आपको डर बहुत लगता है, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको मेडिटेट करना है, अपने आप को समझाना है कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, ओके। अब हम बात करते हैं कि देर आर डिफरेंट सोमैटो टाइप्स, डिफरेंट फिजिक होते हैं लोगों के, जिस पे ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। सो एक्टोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स एंड एंडोमॉर्फ्स होते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक में भी या हिंदी में हम वात प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एंड जो कि कफ प्रवृत्ति के लोग बोले जाते हैं। सो द एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं, दे आर टॉल, थिन, उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, उनके जो हाथ होते हैं वो ड्राई और ठंडे होते हैं। तो हार्ट रेट बढ़ा है, इन पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, तो इनमें ऐसी दवाई दी जाती है जिसमें पल्स रेट जो है वो कम हो जाए। मीजोमॉर्फ जो होते हैं, आप M/M याद करें कि M = M, दैट इज़ मीडियम बिल्ट होते हैं, ओके। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इनके बाल सफ़ेद बहुत जल्दी होते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप इनका हाथ टच करेंगे तो वो गर्म रहता है और स्वेटी रहते हैं, उसमें पसीना आता रहता है, इनमें स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हाइपरटेंशन होता है तो इनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। जो तीसरे होते हैं कफ या एंडोमॉर्फ्स जो होते हैं, वो लोग थोड़े मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके हाथ आप टच करोगे तो वो ठंडे और स्वेटी होते हैं। आप कंपेयर करो एक्टो एंड एंडो को, दोनों में हाथ ठंडे हैं, बट जो लास्ट जो मोटा आदमी होगा उसके हाथ में स्वेटिंग होगी, पसीना होगा। इनको ये इजी गोइंग होते हैं, बड़े मस्त मौला टाइप के होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी दुनिया में रहते हैं। सो दे हैव इंक्रीज चांसेस ऑफ डायबिटीज़। इनमें हम सॉल्ट कम खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, फैटी डाइट कम करने को कहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। तो जो प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो इनको ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स
अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, वो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको कौन सा, अपने मन से कभी भी कोई दवाई आपको नहीं खानी है। नाउ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ऑर्गन डैमेज हो चुका है, सो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये कब होता है? जब आपका बीपी मोर देन 180 मिलीमीटर सिस्टोलिक एंड मोर देन 120 मिलीमीटर डायस्टोलिक रहता है। 5 साल तक आपका इतना प्रेशर था, इसकी वजह से आपको ऑर्गन डैमेज हो गया। नाउ दे आर रिलेटेड टू, आपके हार्ट से रिलेटेड आ जाता है हार्ट अटैक, आपका न्यूरो सिम्टम्स आ जाते हैं, दैट इज़ ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक जो कि मोस्ट कॉमन होता है, रीनल डैमेज, किडनी डैमेज एंड विजुअल डैमेज हो सकते हैं। सो अब मुझे कैसे पता चलेगा? एकदम से पेशेंट्स जो है वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और इनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर उसने कभी चेक नहीं कराया होता, फिर यहाँ आता है पेशेंट चेस्ट पेन के साथ और हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो पता चलता है कि अरे इसको तो हाइपरटेंशन है। सो इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, कभी अल्टर्ड सेंसोरियम पैरालिसिस के साथ, फोकल वीकनेस, एक साइड की वीकनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, रीनल फेलियर के साथ। सो इसके साथ एक एक्सेप्शन है कि चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो कम, दैट इज़ 180 से कम की का रेंज अगर सिस्टोलिक का होगा तो भी इनमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। No, I'm not going into the details of the all because most common जो सिम्टम हम के साथ जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ स्ट्रोक, ठीक है। ब्रेन डैमेज बहुत ही ज़्यादा ये बुरा है कि ब्रेन डैमेज हमेशा सिम्टम के साथ ही पता चलता है, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है इसके लिए। तो सबसे पहले जो है हम स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि इफ़ यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देयर इज़ डायर्नल वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर वैल्यूज़। डायर्नल वेरिएशन का मतलब होता है कि सुबह वैल्यू कुछ होती है और रात में कुछ हो जाती है। तो ये नॉर्मल है कि अगर मैं किसी पेशेंट का सुबह बीपी लेती हूँ तो वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही आएगा और रात में थोड़ा सा कम हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड लेट नाइट डिप। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि रात में तो बीपी कम रहता है लेकिन सुबह 6 बजे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इन बिटवीन 6 to 9 AM। तो ज़्यादातर जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं ये जो हैं वो 6 से 9 के बीच में ही होते हैं। तो आपको सुबह की मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, इसीलिए आपका डॉक्टर आपको कहता है कि अरे आपको तो 9 बजे के पहले हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले लेना है। ओके, अब आप ये सोचें कि आपने सुबह सुबह मेडिसिन नहीं ली, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, रात में भी भूल गए, सुबह भी भूल गए, फिर मैंने चाय पी, मैं वॉकिंग करने गया, मैं ऑफिस चला गया, ये एग्रीवेट हो रहे हैं और आपको वहाँ पे स्ट्रोक आ गया क्योंकि सुबह की तो मैंने मेडिसिन ली नहीं थी एंड ऑलरेडी वहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर सुबह बढ़ता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जिसको हाइपरटेंशन नहीं है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है सुबह, अगर मैं रात से कंपेयर करूँ तो सुबह की मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स हैं, अगर आपको एकदम से हाथ पैर या फेस में नमनेस है, कुछ सेंसेशन नहीं आ रही, कमज़ोरी आ रही है, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, आपको बोलते नहीं बन रहा है, आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, इवन देर इज़ अ सलाइवेशन, आपके एक देर इज़ अ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एक साइड से आपके मुंह से थूक नीचे गिर रही है, ओके, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चलते नहीं बन रहा है, आप चल रहे हैं तो आप गिर गए क्योंकि आपके पैरों में वीकनेस है, एंड इफ़ देर इज़ अ सीवियर हेडेक, बहुत ऐसा हेडेक आपको कभी नहीं हुआ है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। इट कुड बी द अटैक ऑफ स्ट्रोक। ओके, स्ट्रोक में भी 2 टाइप का होता है, एक TIA होता है जो कि ट्रांजिएंट इश्यूमिक अटैक होते हैं, एंड एक जो दूसरा होता है दैट इज़ फुली फ्लैश्ड पैरालिसिस होता है जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है। TIA जो है वो एक्यूट एपिसोड होता है, इसको 1 घंटे के अंदर ही आपको ट्रीट करना पड़ता है, लेट मी टेल यू। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम है, आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, आपको ये जानकारी रखनी है कि जैसे ही आपको तुरंत अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि अगर 1 घंटे में ट्रीटमेंट हो गया तो आप वो फ्यूचर पैरालिसिस से बच जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहें क्योंकि इसके आगे